वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन क्लासेज। आई एम सोविश श्रीवास्तव। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश अधिनित सेवा चयन आयोग चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर जो हमारा 8 नवंबर 2015 को इवनिंग में हुआ था, उस पे हम ग्रामीण परिवेश जो भी क्वेश्चन आए थे हमारे, उन पे हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और सारे क्वेश्चनों पे हल सहित पूरा विश्लेषण करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 माह। हमारा आंसर हो जाएगा 18 माह। इसको हम बात करें, ईख की अर्धशाली किस्म की फसल 18 माह अवधि में तैयार होती है। अर्धशाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। रोपण जुलाई में किया जाता है। अर्धशाली वनस्पति के विकास को लंबी अवधि प्रदान करता है, अंततः गन्ना की अधिक उपज प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सतही सिंचाई। किससे? सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई की बात करें तो भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई द्वारा किया जाता है। भारत में सिंचाई के साधन कुआं व नलकूप से 55.9% सिंचाई की जाती है, नहर से 6.1% और अन्य स्रोतों से 6.6% की जाती है। और भारत की कृषि मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, करी पत्ता। तो करी पत्ता वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा। आंसर नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा। तो बिफोर्ड पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 22 से 27 समुद्री मील या फिर कह सकते हैं 25 से 30 मील प्रति घंटा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, यानी गति होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने गांव हैं? तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, 6,40,930 है। ओके, लगभग में होगी। और अगला मेरा प्रश्न है कि भारत कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 56%। तो हमारा आंसर नंबर सी, यानी 56%। इसकी बात करें तो 56% ग्रामीण घरों में भारत में बिजली सुलभ है। अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत 93% है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी है। तो हमारे ग्रामीण भारत की आबादी है 83.8
83.3 करोड़, 83.3 करोड़। इसकी बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ अर्थात 68.89% है, जबकि शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ अर्थात 31.16% है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है वो हमारा बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो इसमें बात करें कि भारत में बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल 45% है, कुआं से सिंचाई 19% की जाती है, नहर से सिंचाई 26% की जाती है, तालाब से सिंचाई 3% है और अन्य क्षेत्रों से सिंचाई 7% की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? यानी ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा 44%। कितना हो जाएगा? 44%। तो इसके बारे में बात करें तो ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष 44% टीवी सेटों की बिक्री की जाती है। भारत में टीवी मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो हमारा आंसर हो जाता गेहूं और चावल। आंसर नंबर सी गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुआ है। हरित क्रांति से भारत अपनी भुखमरी की समस्या को कम कर पाया है। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है मेरा, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकट उत्पन्न करती है या अधिक संकट उत्पन्न करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रसेल वाइपर। आंसर नंबर डी रसेल वाइपर। तो रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकट ज्यादा उत्पन्न करती है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। भारत में जीव जंतु सुरक्षित रखने के लिए 400 वन्यजीव अभ्यारण्यों और 80 राष्ट्रीय पार्क जो जंगली और लुप्त प्रायः वन्यजीव आश्रय देते हैं। इनमें शामिल प्रमुख जीव जंतु जैसे गिद्ध, बैंगनी मेढक, गिलहरी, हिम तेंदुए और बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर, चमगादड़, किंग कोबरा आदि है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिया और बटाई का शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ग्रामीण ऋण और फसल की साझेदारी के लिए। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं अधिया और बटाई गांव के कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। फसल की साझेदारी या फिर फसल को आपस में बांटना अधिया कहलाता है। बटाई जिनमें खेत को ठेके पर दिया जाता है, कृषि कार्य के ठेके का समझौता होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कबूतर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जलोढ़ मिट्टी।
तो इसकी बात करें तो भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी समूह है जलोढ़ मिट्टी। भारत में 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटाश की बहुलता, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता दृष्टिकोण से अच्छी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा 80 मील प्रति घंटा। 80 मील प्रति घंटा। बेफोर्ड स्केल्स के अनुसार आंधी में हवा की गति 118 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 73 मील प्रति घंटा कह सकते हैं, या फिर इसको 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है, जैसे कि हरिकेन आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। गैर आबादी वाले गांव से अधिक। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय सुशासन की आधारशिला सरपंच के रूप में निर्वाचित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा गूंटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? गूंटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा लीची। आंसर नंबर ए लीची। तो इसके बारे में बता दें कि गूंटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। इसको लीची को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी शिमला। आंसर नंबर बी शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के तहत शिमला कुफरी में है। 1945 ईस्वी में केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मलिहाबाद क्षेत्र हमारा दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम के अन्य किस्म जैसे चौसा, फजली, लखनऊआ या फिर जौहरी सफेदा आदि के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा क्लोरोपास्ट के क्रोमोपास्ट में बदलने के कारण हरा टमाटर लाल हो जाता है। इसकी बात करें तो क्रोमोपास्ट विशेष रंग के लिए जिम्मेदार होता है और क्रोमोपास्ट फल, फूल, जड़ों आदि में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी बढ़ जाएगा। घनत्व इसका बढ़ जाएगा। तो दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध में से क्रीम को अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें बी यानी तिलहन।
तिलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन से नीली क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है लहसुन की तेज गंध के का कारण होता है, यानी लहसुन में जो तेज गंध आती है इसका कारण क्या होता है। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी यानी गंधक यौगिक के कारण लहसुन में तेज गंध आती है। इसकी बात करें तो लहसुन, प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण उसमें यौगिक गंधक यौगिक पाए जाते हैं। लहसुन एल्यूम स्टेमम प्रजाति आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टपका। टपका किस फसल का अंतिम चरण है। टपका किस फसल का अंतिम चरण है। आंसर नंबर हमारा ए। इसको आप अच्छी भली बात से जानते हैं, जैसे कि टपका आम का फसल का अंतिम चरण है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे हम टपका या सीकर कहते हैं। टपका या सीकर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ईथेन। आंसर नंबर डी ईथेन। ईथेन गैस का प्रयोग करते हैं। इसकी बात करें तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड भी कुछ देशों में फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। या प्राकृतिक पकने के एजेंट की तरह काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। मुख्य कार्यालय कहाँ है, यानी भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी चेन्नई में। आंसर नंबर डी यानी चेन्नई में। इसकी बात करें तो पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। यह 1962 में पशु प्रतिकूलता रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया। पशु कल्याण बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा लेखपाल। आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा लेखपाल। तो इसकी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। लेखपाल का कार्य जमीन की नाप जोख करना होता है या गांव का जमीन का लेखा जोखा करता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। हमारा आंसर नंबर इसमें हो जाएगा बी यानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। यह गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए कणों से मिट्टी बनती है। यह बहुत उपजाऊ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी यानी तराई का इलाका। तराई का इलाका यानी तराई के इलाके में ज्यादा वर्षा होती है। तो इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है और उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अर्धशुष्क है, जबकि पश्चिमी हिस्से में अप्रत्याशित वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में किन जिलों में
पटसन की खेती की जाती है? आंसर नंबर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए देवरिया और गोरखपुर। देवरिया और गोरखपुर। तो जूट पटसन की खेती उत्तर प्रदेश देवरिया और गोरखपुर में की जाती है। बांग्लादेश सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, परंतु तंतु है। जूट भारत की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह पर्यावरण का मित्र भी है तथा पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। जूट उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 120 मिलियन। 120 मिलियन। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य है। अब तक 80 मिलियन शौचालय बन चुके हैं। यह मिशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी जौनपुर। आंसर नंबर डी जौनपुर। जौनपुर में महिलाओं की संख्या का अनुपात 1018 प्रति 1000 पुरुषों में है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आजमगढ़ यानी 1017 पे 1000 और देवरिया में हमारा है 1000 पे 1013 पे 1000। सुल्तानपुर का अनुपात है 978 पे 1000। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत के गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 27 रुपए प्रतिदिन के आय पर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण व्यक्ति 27 रुपए प्रतिदिन आय बताया और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा का निर्धारण आय 33 रुपए प्रतिदिन बताया, जो कि 2011-12 में बताया गया। और हमारा अगला प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? हमारी पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी 6 माह यानी 6 महीने के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 तक पंचायती राज का प्रावधान है। तो आज के ये थे मेरे क्वेश्चंस, जो कि चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर था, जिसमें आए हुए पेपर जो कि ग्रामीण परिवेश से इतने क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने आपको डिटेल वाइज समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।